लाइए जिसको लाना है, दे दीजिए उनके हाथ में क्या देना है। बाल्टी हो, बैट हो, सेब हो, कुछ भी हो, कोई बात नहीं। हमने बड़े बड़े बाल्टी देखे ना, वैसे हकीकत यह है कि बाल्टी और डस्टबिन में ज्यादा फर्क नहीं रहता। आंखों की बात है। जो उनको बाल्टी नजर आती है वो हमें डस्टबिन नजर आता है, लेकिन हमारा हल जो है वो हंडी नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आ सकता। तभी ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम, वहां से इशारा आता है, यहां से एक साथ हो जाते हैं। जो एक कमरे में आज बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो सियासी तौर आज एक स्टेज पे आने के लिए तैयार है। क्यों? मालिक का हुक्म है, मालिक ने कहा तो करना है। अरे हम भी जानते हैं ना उनकी मीटिंग में क्या होता है, जिस तरह उनको पता है हमारी मीटिंग में क्या होता है, हम भी जानते हैं। कितनी मुखालफत हुई, ये जो एक साथ आए हैं बारामूला की सीट पे एक उम्मीदवार को मदद करने के लिए, अंदरूनी तौर उस फैसले की कितनी मुखालफत हुई। अभी नहीं, उस तंजीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस फैसले को कबूल नहीं करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब माई बाप का हुक्म आया तो फिर कौन डाल सकता है। इसी तरह साहब पिछले दिनों में कुछ हैरान हुआ था, उन्होंने सीधा सीधा फारूक साहब पे हमला किया। सियासी समझ में नहीं आया, क्योंकि कहने के लिए तो वो कहते थे कि फारूक साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, फारूक साहब पे एहसान भी बहुत है मुझ पर, एक बार नहीं 2 बार राज्यसभा भेजा उनको। अपनी सीट 14 के बाद, जिसमें पहला क्लेम जनाब फारूक साहब का था, बीमार थे, विलायत में उनका इलाज चल रहा था, मैंने वहां से सोनिया गांधी को कहा कि मैं अब ये सीट नहीं लूंगा, आजाद साहब को दे दीजिए, लेकिन किया उन्होंने। फारूक साहब और मुझ पर हमला, समझ में नहीं आया था क्यों, लेकिन अब कल जो उन्होंने ऐलान किया कि वो अनंतनाग की सीट पे इलेक्शन लड़ने, समझ आ गया। वो भी एहसान चुका रहे थे, जो पद्मा का इनाम मिला उनको, जो दिल्ली में उनको मकान दी गई, जो वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए राज्यसभा में आंसू बहाए, ये उस चीज का उत्तर दो, एहसान चुका रहे। नहीं तो अगर वाकई उनको पार्लियामेंट जाने का इतना शौक था, अपने घर से लड़ते लोगों से, मैं भी मानता हूं, लेकिन वहां लड़ने से शायद बीजेपी को नुकसान होता, वहां लड़ने से बीजेपी को नुकसान होता, तो बीजेपी ने उनको कहा वहां से भी लड़ना, आप यहां से लड़ो। जीतने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं, जरा सी भी गुंजाइश नहीं, आप लिख के ले लीजिए। कोई बात नहीं, आ जाइए, जितने आए हैं, ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं इन लोगों का एक साथ आना। कब नहीं किया इन्होंने 77 में शेर कश्मीर के खिलाफ, सब इसी तरह एक साथ आए, जनता बनता फंटा ठंडा सब नुकसान किया, झूठे वादे हुए हमारे साथ, एक भी हमारे साथ किए हुए वादे पे ये लोग कायम नहीं रहे। कहा कि तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा, कौन सी नई तरक्की, कौन सा नया दौर, जरा दिखाएं मुझे 2019 के बाद कौन सा नया प्रोजेक्ट बना यहां पे। जिस टूरिज्म की ये बात करते हैं, जिस टूरिज्म को ये गंडोला
दिखाते हैं गुलमर्ग में, गोल्फ कोर्स दिखाते हैं पहलगाम में, सोनमर्ग में होटल दिखाते हैं। वो क्या आपके 19 के बाद बने क्या? एक भी नई चीज टूरिज्म के लिहाज से आपने बनाया नहीं। गुलमर्ग का सबसे मशहूर होटल वो मेरे दौर में मुकम्मल हुआ। पहलगाम के होटल वो जनाब फारूक साहब के दौर में शुरू हुए। होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 40 साल यहां कुछ नहीं हुआ, 60 साल यहां कुछ नहीं हुआ, है ना? आप बताइए ना, इन 6 सालों में आपने क्या बनाया? हम आपको SKICC दिखाएंगे, हम आपको गोल्फ कोर्स दिखाएंगे, हम आपको स्ट्रीम्स दिखाएंगे, हम आपको यूनिवर्सिटियां दिखाएंगे, हम आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिखाएंगे। आप क्या दिखाओगे हमें? हम आपको कॉलेजें दिखाएंगे, हम आपको लंदन का अस्पताल दिखाएंगे, हम आपको यहां नई नियामतें, तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन जो कोड बने, आप क्या दिखाओगे हमें? एक फ्लाईओवर, दूसरा फ्लाईओवर, तीसरा कुछ नहीं। नौजवानों से कहा था कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट ये हल वाले हैं और ये खानदान वाले हैं। 370 रुकावट है, 370 हट गया तो यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कहां है वो रोजगार के ऑर्डर जिनके लिए यहां के नौजवान आज तड़पते हैं? जब कभी यहां रोजगार का ऑर्डर निकला 2019 के बाद, धांधली के इल्जाम लगे, ऑर्डर को रद्द किया गया और नौजवान बेरोजगार का बेरोजगार रहा। वो नौजवान जिन्होंने ईमानदारी से अपने नाम उस लिस्ट पे लाए थे, मेहनत करके, पढ़ाई करके, इंटरव्यू और इम्तिहान पास करके, जो बेचारे उनमें से ओवर एज हो गए, उनके घर कौन जाके माफी मांगेगा? कौन कहेगा ये हमारा कसूर था? कहने के लिए तुमको सब कुछ यहां जैसे कि एक नई शुरुआत हो गई, लेकिन जब हम खोज खोज के उस नई शुरुआत को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं दिखता। बेइज्जत किया हुआ हमें, हमारी जबान पर ताला लगाने की कोशिश की गई, डरा धमका के हमें खामोश करने की कोशिश की गई। आज हमें निशाना बनाया जाता है इसलिए क्योंकि हम खामोश नहीं रहे, हम आपके सामने झुके नहीं। एक वाहिद तंजीम है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एजेंसियों के बलबूते पर नहीं चलती है। हमें एजेंसियों ने जन्म नहीं दिया, हम एजेंसी के कोख से पैदा नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पैदा हुई, जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों से पैदा हुई है ये जमात। ये दिल्ली से आके हमें लेक्चर देते हैं कि इन्होंने मिलिटेंसी खत्म की। अरे आप क्या जानते हो मिलिटेंसी खत्म करना? हम लोगों से पूछिए ना, मिलिटेंसी के खिलाफ इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है। एक उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतरा हुआ है, 2 उम्मीदवार जो है उतारने बाकी है। एक श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से, एक बारामूला पार्लिमानी हल्के से। मुकाबला हमारा सबके साथ होगा, ये अब तय है। हैरानी की बात यह है कि सबका निशाना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी कभी समझ में नहीं आता आखिरकार जम्मू कश्मीर की आज जो हालत है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर 370 हटा तो हटाने वाला बीजेपी, अगर हमारा झंडा हटाने वाला कोई, हटाने वाला बीजेपी,
अगर हमारे आईन को हटाने वाले बीजेपी, अगर हमारी रियासत के 2 टुकड़े हुए किया बीजेपी ने, अगर हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया किया बीजेपी ने, अगर हमें 8 साल 9 साल 10 साल हमें अपनी चुनी हुई हुकूमत से महरूम रखा गया, कराने वाले बीजेपी, पकड़ दकड़ कराने वाले बीजेपी, हमारे NIP पसंद लीडरों के बच्चों को, बच्चियों को, पोता पोती को धमकाने वाले, उनसे अखबारों में इश्तिहार डलवाने वाले लोग बीजेपी के। आखिरकार सारी तबाही जम्मू कश्मीर की जो हम आज देख रहे हैं उसके लिए कसूर बीजेपी का, लेकिन निशाना सबका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिसको भी देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनको और कोई टारगेट मिलता नहीं। इंतजामिया कहती है कि हमें आपके लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए लोग नहीं है। हर मीटिंग में हमें यही कहते हैं, जब हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मिनिस्टर है एक्स, उनके पास आज एक भी PSO नहीं है, तो कम से कम उनको सिक्योरिटी दे दीजिए। वो कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है, लोगों की कमी है। लेकिन वो लोगों की कमी कब नजर नहीं आती, जब हमें गाली देने वाले लोग जो है उनको फटाफट PSO मिल जाता है। और ये हकीकत है। आप में से अगर किसी को PSO की इतनी अशद जरूरत है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठिए, अपना फोन उठाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली दे दीजिए। मैं दावे से कहता हूं आपको ना, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर के बाहर 2 PSO आपके लिए तैनात कर दिए जाएंगे। ये हाल है। हमारे मिनिस्टरों के लिए गाड़ी नहीं, बुलेट प्रूफ तो दूर की बात, हमें गाड़ी देने वालों को गाड़ी भी, PSO भी और शाम को लिफाफा भी घर पहुंचा दिया जाता है। आखिरकार हमारा कसूर क्या हुआ कि हमने 5 अगस्त 2019 का फैसला तस्लीम नहीं किया, हमने माना नहीं, हमने कहा कि हम ये हालात जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहाँ के लोगों के लिए इंसाफ मांगेंगे। हमने वही बात जम्मू में की, वही बात कश्मीर में की, वही बात करगिल लद्दाख में की, वही बात दिल्ली में की। चाहे वो वज़ीर आज़म की मीटिंग हो, चाहे वो ऑपोजिशन की मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मीडिया की इंटरव्यू हो, हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। तरावी की नमाज अदा करते हुए उनको यूनिवर्सिटी में इतना पीटा कि उनको अस्पताल लेना पड़ा। कैसी बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं हमें? वो बीजेपी जिन्होंने यूपी में हमारे मजहबी इदारों पर ताले लगाने का फैसला लिया है, वो बीजेपी जिन्होंने कर्नाटक में हमारी बच्चियों से कहा कि आप हिजाब उतारिए और फिर स्कूल में आइए, वो बीजेपी जो मजबूर होकर कहती है, लोगों को कहती है कि यहाँ हलाल नहीं दिखेगा। लाक्षद्वीप जैसी जगह में 94% से ज्यादा आबादी वहां मुसलमानों की है, वहां पे आप अपनी तानाशाही हुकूमत के तहत कहते हो कि यहाँ हलाल नहीं दिखेगा। अरे अब हम वो लोग हैं जो रोजा रखते भी अपनी दुकानें खुली रखते हैं कि रोजा ना रखने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको हम खिलाने का काम करें। हम अपने रेस्टोरेंट बंद नहीं करते, हम अपनी चाय की दुकानें बंद नहीं करते, हम खिलाना पिलाना बंद नहीं करते।